तो स्टार्ट करते हैं हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस। अक्टूबर मंथ की पॉलिटी एंड गवर्नेंस के जो भी इंपॉर्टेंट इश्यू रहे हैं उनके साथ हम डील करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक आता है 1.1 वो है डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स इन इंडिया। तो अब डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड की बात चल रही है और लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो उसके लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कीम्स चलाई जा रही हैं, लगातार कोशिश की जा रही है। तो कोई बताएगा कि क्या बेनिफिट है डिजिटलाइजेशन करने का लैंड रिकॉर्ड्स को? आप टाइप करके बता सकते हो या फिर आप एक्चुअली में वॉइस से भी बता सकते हो। कोई बताना चाहेगा कि डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स इंडिया में किया जाए तो उसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे? ओके, ठीक है। यदि किसी को बताना हो तो बीच में भी इंटरप्ट करके बता सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स इन इंडिया को। तो न्यूज के अंदर अभी क्यों चल रही है ये पूरी जो खबर है वो, तो अभी डिजिटलाइजेशन को बूस्ट करने के लिए लैंड रिकॉर्ड्स के इंडिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला है, क्योंकि जो लैंड वगैरह होता है स्टेट का सब्जेक्ट होता है जनरली। ठीक है, तो क्या बोला है स्टेट को कि आप इंस्टॉल कीजिए लोकल सर्वर्स एज वेल एज कीजिए कीजिए इंटरनेट की स्पीड को सब रजिस्ट्रार जो ऑफिस होते हैं उनके अंदर। तो सब रजिस्ट्रार जो ऑफिस हैं उनके अंदर आपको स्पीड बढ़ानी है इंटरनेट की, और कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना है, लोकल सर्वर्स को इंस्टॉल करना है, क्योंकि तभी जाके सब कुछ हो पाएगा और डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स पॉसिबल हो पाएगा। तो इस वजह से न्यूज में है ये पर्टिकुलर जो इशू है वो डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स इस वजह से न्यूज के अंदर है। कोई बताएगा? मेरी आवाज आ पा रही है ना आप लोगों को? कोई कंफर्म करेगा इसको? एम आई हाँ सर। ऑडिबल टू यू? यस ओके सर। ओके, ठीक है। तो अब हम इसको कैरी ऑन करते हैं। तो जो डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स इन इंडिया है, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, और लैंड एज ए सब्जेक्ट जनरली है जो स्टेट गवर्नमेंट इसके साथ डील करता है। तो स्टेट गवर्नमेंट के जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस है, सर वॉइस ब्रेक हो रही है। ठीक है, अभी मेरी वॉइस प्रॉपरली आ पा रही होगी? ओके, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार स्टेट गवर्नमेंट्स को ये गाइडलाइंस दे रही है और लगातार बोल रही है कि आपको अपने जो सर्वर्स हैं और जो सब सब रजिस्टर्ड ऑफिस वगैरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट करना है, उसको सही करना है, ताकि डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स प्रॉपरली हो पाए। ठीक है, डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स का फायदा क्या है इसके बारे में यदि हम बात करें जनरली, पहले मैं रॉ वे में इसको बता देना चाहूंगा, रूट वे में। तो जैसा कि आपको पता है कि बहुत ज्यादा जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो हमारे लैंड की ऑनरशिप के रिगार्डिंग होते रहते हैं। तो लैंड की ओनरशिप की रिगार्डिंग डिस्प्यूट्स होने की वजह से बहुत सारे लिटिगेशन है, बहुत सारे मुकदमे कोर्ट में चलते रहते हैं। और आपको पता है कि कितनी ज्यादा पेंडेंसी ऑलरेडी है हमारे यहाँ पे मुकदमों की, है ना? तो ऐसी कंडीशन में यदि डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स हो जाएगा तो काफी हद तक जो ऑनरशिप के राइट्स लोग क्लेम करते हैं, फॉल्स क्लेम करते हैं, मुकदमे चलते रहते हैं, उन सब चीजों से निजात मिल जाएगी काफी हद तक। और साथ ही साथ में इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो पाएगा, लैंड लैंड का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो पाएगा। कल के लिए उसको यदि किसी प्राइवेट फर्म को भी देना पड़े, कल के लिए यदि उसको किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग प्रोजेक्ट वगैरह कहीं पे भी देना पड़े तो वो काफी आसान हुआ ऐसी कंडीशन के अंदर। तो ईज हो जाएगा, एक तरह से आसानी हो जाएगी। और एक एप्रीहेंशन होता है, आज जब हम देखते हैं, आज भी जब भी कोई लैंड ऑनरशिप के लिए जाता है, लैंड को परचेज करने के लिए जाता है, तो उसमें बहुत सारे एप्रीहेंशन होते हैं, क्योंकि फ्रॉड जो है काफी ज्यादा चल रहे हैं। तो क्योंकि कोई इंसान अपनी पूरी पूंजी जमा करके फिर लैंड परचेज करने के लिए जाता है और उसका एक इरादा होता है कि उसको मकान बनाना है, घर बनाना है, काइंड ऑफ, है ना, या कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो काफी बार फ्रॉड होने की संभावना की वजह से वो हिचकिचाता है थोड़ा। तो यदि काफी कुछ सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, लैंड ओनरशिप की पूरी क्या एक हिस्ट्री क्या रही है उसके बारे में पता चल जाएगा, और सब कुछ लैंड के बारे में क्रिस्टल क्लियर यदि प्लेटफॉर्म के ऊपर होगा, तो काफी ज्यादा आसान हो जाएगा सब कुछ एक्चुअली में। और जो लैंड का ट्रांजिशन, मतलब जो सिर्फ एक तरह से सेल करना, बेचना, उसकी ओनरशिप को लेना, या फिर जो भी चीजें हैं, सारी चीजें काफी आसान हो जाएंगी। तो ये इकोनॉमी में आपको पता है कि जैसे रुपी जो जैसे पैसा होता है इकोनॉमी में, जितना मूव करता है इकोनॉमी के लिए उतना ही अच्छा होता है। तो उसी तरह से जितना ज्यादा मूवमेंट होगा इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बढ़ेंगी, और लोग काफी आसानी से कोई यदि प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करना है, अपना घर भी बनाना है, चीजों को काफी आसानी से कर पाएंगे। तो जो एप्रीहेंशन होता है लोगों के मन में, वो ट्रांसपेरेंसी आने से, डिजिटलाइजेशन होने से काफी हद तक दूर हो जाएगा। तो ये तो एक बेसिक सा मैंने आपको रीजन बता दिया है कि ये रीजन है, इसकी वजह से प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्ट किए गए हैं और डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स इंडिया के अंदर किया जा रहा है। तो जिस तरह से डिजिटलाइजेशन मनी के अंदर लाया गया, आज आपको पता है फोन पे के थ्रू और डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूपीआई के थ्रू, और हम काफी आसानी से पैसे को इधर से उधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो नो डाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बूस्ट हुई है इसकी वजह से, लोगों का इधर से उधर पैसे को भेजना करना सब तेज हो गया है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का बूस्ट होना लॉन्ग टर्म में भी इकोनॉमिकली अच्छा ही होता है। इसी तरीके से हम इसको भी देख सकते हैं कि जब डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स हो जाएगा तो उनकी खरीद फरोख्त जो है काफी आसान हो जाएगी, और ऐसी कंडीशन के अंदर काफी हद तक
जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बढ़ेंगी और लॉन्ग टर्म में बूस्ट मिलेगा इकोनॉमिक को। तो इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो बहुत लंबे टाइम से चला आ रही एक प्रॉब्लम है लैंड, जो रिफॉर्म्स इंडिया के अंदर हुए तभी से, कि लैंड्स के जो इशू रहते हैं, उनकी खरीद फरोख्त को लेकर इशू रहते हैं बहुत ज्यादा, तो उन सब चीजों को दूर करने के लिए, एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड के लिए जा रही है। अभी और क्यों न्यूज में है, मैंने रॉ फॉर्मेट में सर आपको। इसमें तो बेनामी प्रॉपर्टी जो सब है तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए तो यूज किया जा बिल्कुल सकता है। बिल्कुल, जब मैं ट्रांसपेरेंसी वर्ड यूज में ले रहा हूँ, बिल्कुल बेनामी प्रॉपर्टी उसमें आ जाता है। ट्रांसपेरेंसी मतलब ओनरशिप राइट्स जो होंगे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगे, पूरा उसकी हम्म। हिस्ट्री आप ट्रैक एंड ट्रेस कर सकते हो। बेनामी प्रॉपर्टी जैसी चीजें भी कम होंगी, काफी हद तक उनको रोका जा सकेगा, कर्ब किया जा सकेगा, और मल्टीपल स्पिल ओवर इफेक्ट होगा पूरी इकोनॉमी के ऊपर, हम ऐसा बोल सकते हैं यदि सिंगल टर्मिनोलॉजी में बोलना चाहें तो। और पूरी इकोनॉमी इसकी वजह से आगे बढ़ेगी, तो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म रहेगा अपने आप में भी ये। ठीक है, उसके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कीम चल रही है, जिसको भी अभी हम देख लेंगे। आपके दिमाग में कोई भी पॉइंट आते हैं तो आप बीच में बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हाँ मैं सर, जैसे कंटिन्यूअसली कि बोलता रहूँ। बेनामी हाँ प्रॉपर्टी फिर हो गया कि जैसे कि टैक्स वगैरह सही से उसका रिकॉर्ड्स रखना। एंड अगर जैसे कि कोई भी अगर रिकॉर्ड्स, जैसे कोई भी लैंड वगैरह का इशू है तो उसको भी फिर से अपडेट करने में फिर मतलब इजी हो जाएगा। बिकॉज अगर वो पेन एंड पेपर मोड में रहता है तो फिर उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है, एंड वही अगर डिजिटलाइज्ड रहता है तो उसमें एडिट करना, अपडेट करना भी बहुत इजी हो जाता है। डेफिनेटली, बिल्कुल एकदम सही पॉइंट आपने बोले, तो काफी ज्यादा आसान हो जाता है, टैक्स का कलेक्शन बढ़ जाएगा, टैक्स बेस बढ़ जाएगा। ठीक है, और बेनामी प्रॉपर्टी, बेनामी ट्रांजेक्शन जैसी प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगा। ठीक है, और एक स्पीड आ जाएगी, तो बिल्कुल आपके पॉइंट एकदम सही है, टैक्स और बेस भी सर इससे ये ब्रॉड होगा। टाइम भी कम लगेगा, जैसे कि ये सारे इश्यूज में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो डिजिटलाइज होगा तो फिर जल्दी मतलब फास्टर चीज हो जाएगा ये प्रोसेस पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें इसके रिगार्डिंग यदि हम और न्यूज बोलना चाहें तो न्यूज है क्या इसके रिगार्डिंग, यदि हम देखते हैं तो गवर्नमेंट ने प्लानिंग की है, कम अप विद एन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ रही है। और उन्होंने क्या किया है, एक स्कीम है, स्कीम का नाम है, आपको याद रखना है, फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है इसकी, DILRMP, मतलब डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। और इसको कौन सी मिनिस्ट्री करेगी, इस चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है भाई, DILRMP जो प्रोग्राम है वो कौन सी मिनिस्ट्री उसको इंप्लीमेंट कर रही है। तो फुल फॉर्म आपको पता चल गई, डिजिटल इंडिया लैंड, मैं रिपीट करूंगा ताकि आपको अच्छे से याद भी हो जाए, है ना। सो दैट्स वाई। हाँ, किसी को कुछ बोलना है? ओके, ठीक है, तो ये डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स जो मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है, DILRMP जो है, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। एंड जो आपकी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है वो इसको कंट्रोल कर रही है। अब और देख लेते हैं इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा, इस स्कीम के बारे में क्या है ये। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, फर्स्ट ऑफ ऑल 2016 में लॉन्च की गई थी, और DILRMP के तीन मेजर कंपोनेंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है, कंप्यूटराइजेशन होगा लैंड रिकॉर्ड्स का, सर्वे और रीसर्वे किए जाएंगे, और जो रजिस्ट्रेशन होगा उनका भी कंप्यूटराइजेशन होगा। तो ये तीन पिलर्स है, तीन कंपोनेंट्स है DILRMP स्कीम के। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बेसिकली थोड़ा सा मोटी तौर पे कि डिजिटलाइजेशन जब किया जाएगा लैंड रिकॉर्ड्स का तो उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा। ठीक है, ये सब्जेक्टिव है, और यदि इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आता है आपके पास में, तो आप उसको रिप्लाई इसके थ्रू कर सकते हो। तो पहला तो बेटर क्रेडिट डिलीवरी इन रूरल एरिया, तो जब आपके पास लैंड ओनरशिप होगी वो क्रिस्टल क्लियर होगी, उसके ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, तो आपको क्रेडिट अवेलेबिलिटी काफी आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि उसके एवज में आपको क्रेडिट अवेलेबिलिटी मिलेगी, जो आपकी ओनरशिप है उसके एवज में। तो यहीं पे ये सब कुछ ही लिखा जाएगा इसके अंदर, है ना, इस पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हो अंदर वही रहेगा। एग्रीकल्चर, MSME सेक्टर वगैरह, इन सभी के लिए लोन की अवेलेबिलिटी काफी आसान हो जाएगी। लिटिगेशन से मैं पहले स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि कम हो जाएंगे, क्योंकि काफी ज्यादा डिस्प्यूट जो होता है, लैंड डिस्प्यूट ही होते हैं, बहुत सारे जो केसेस होते हैं, जो हमारे 3.5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है, उसमें काफी सब्सटेंशियल शेयर है लैंड डिस्प्यूट का भी। ठीक है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात आती है, क्योंकि मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ आप लोगों को, तो आपको यदि बोलना हो या टाइप करना हो तो आप लिख सकते हो ग्रुप के अंदर या बोल सकते हो। मैं अभी देख नहीं पा रहा हूँ कि कितने लोग ऑनलाइन है, काइंड ऑफ। मेरी स्क्रीन जो है मेरे सामने यही वाली है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप बीच में बोल लेना यदि आपका कोई भी डाउट आता है या फिर आपको कोई भी इनपुट देना है तो। ठीक है, तो अब देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हो पाएगा, लैंड एक्विजिशन वगैरह, रिहेबिलिटेशन वगैरह सब चीजें हो पाएगी, तेजी से हो पाएगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग तो आसान हो ही जाएगी, कोई इसमें डाउट वाली बात है नहीं। रेवेन्यू जनरेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि लोकल रेवेन्यू जो होता है वो प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह और बिलिंग के थ्रू जो होता है उसका कलेक्शन बढ़ जाएगा, ट्रांसपेरेंसी आने की वजह से उसका बेस बढ़ जाएगा, है ना। और पॉलिसी मेकिंग में इफिशियंसी आ पाएगी। अब देखो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं, उनको आपको अच्छे से देखना है कि पॉलिसी मेकिंग के अंदर इन्फॉर्म डिसीजन, है ना, ये कीवर्ड है, आप कभी भी यूटिलाइज कर सकते हो, जब भी डिजिटलाइजेशन होगा, जब भी
आपकी टेलीकम्युनिकेशन का रिवोल्यूशन होगा, और जिस जब भी ट्रांसपेरेंसी आएगी सिस्टम के अंदर, डाटा अवेलेबल हो पाएंगे, तो इन्फॉर्म डिसीजन बनेगा हमेशा पॉलिसी मेकिंग के अंदर। जो डिसीजन रहेगा वो इन्फॉर्म्ड रहेगा। इन्फॉर्म्ड क्यों रहेगा? क्योंकि एक्चुअली में जिनको आप टारगेट कर रहे हो, जिस सेक्शन को, उसके बारे में आपको पता तो होना चाहिए ना, कि उनकी इकोनॉमिक माइट मतलब इकोनॉमिक स्टेटस उनका क्या है एक्चुअली में, वगैरह वगैरह। तो ऐसे इन्फॉर्म्ड डिसीजन बन पाएंगे पॉलिसी के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो पाएंगी। फिर उसके बाद फ्रॉडुलेंट जो ट्रांजेक्शन होते हैं, बेनामी वगैरह वगैरह, सबको हम हैंडल कर पाएंगे। और डिस्बर्सल हो पाएगा वेलफेयर स्कीम का आसानी से, और कंट्रोल्ड हो पाएगा एंड टारगेटेड हो पाएगा। ठीक है। एंड देन फिर फाइनली कट डाउन द ह्यूमन इंटरफेस इन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह में। ह्यूमन इंटरफेस होने से काफी ज्यादा लोग पैसे भी मांगते हैं, तो इसकी वजह से करप्शन वगैरह भी देखने को मिलता है, वो सब चीजें काफी कम हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि सब कुछ डिजिटलाइज होगा। तो ये सब कुछ इसमें था, इसके बेनिफिट्स हमने देख लिया है। अभी इसकी प्रॉब्लम्स इसके सामने जो आने वाली है वो भी देखेंगे हम। उससे पहले हम कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। तो करंट स्टेटस क्या है अभी जो डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स है, उसमें हम कितना क्या अचीव कर चुके हैं, उसके लिए हम बात करें तो कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स जो है, उसमें 94% विलेज के अंदर ये चीज हो चुकी है। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एक चीज होती है एक्चुअली में सर कंप्यूटर। आप यदि किसी का पूछना है माइक ना म्यूट नहीं है तो म्यूट कर लीजिए, आवाज रिपीट हो रही है। सर पूछना है कुछ। हाँ बोलिए बोलिए। सर ये जो स्वामित्व स्कीम आई थी ना 2020 में, जिसके तहत जो जी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज था, उसने विलेजेस में मैपिंग करी थी, जो भी यूज नहीं हो रही है लैंड उसके ऊपर मैपिंग करी थी विद ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो सर क्या ये इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर जो ये डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स हैं ये सिर्फ विलेजेस में ही होगा या अर्बन एरियाज में भी होगा? नहीं नहीं, जहाँ पे डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स की बात आई तो सब जगह होगा, हर तरीके के लैंड रिकॉर्ड में होगा। स्वामित्व स्कीम भी इसके अंदर आ जाएगी। और उसके अलावा और भी बहुत सारी स्कीम चल रही है अभी, लाइक जैसे हमारा एक नंबर होता है, वैसे एक नंबर देना, 14 नंबर आधार नंबर की तरह देना वगैरह, सब चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। वो भी हम आगे देख भी लेंगे। ठीक है, अभी इसमें लिखा हुआ भी इसके रिगार्डिंग, और स्वामित्व स्कीम के बारे में भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको आगे, मे बी पॉसिबल, ओके है सर, ना। ओके। तो अभी हम डिजिटलाइज, वैसे एक्चुअली में आपको जितने भी डाउट्स होंगे वो कैटर हो जाएंगे जब तक हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। फिर भी आपके रह जाता है तो आप फाइनली पूछ सकते हो। वैसे इसके अंदर जब भी विजन लेके आता है तो काफी हॉलिस्टिकली लेके आता है, वो 360 डिग्री अप्रोच के साथ टॉपिक को कैटर करता है, तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्वामित्व वगैरह और भी तो जितनी भी चीजें चल रही है वो सब आ जाएंगी थोड़ी देर में। तो अभी हम देखते हैं कि क्या क्या हो चुका है। तो देखो, ये अचीवमेंट हो चुकी है। 94% जो विलेजेस है उसमें रिकॉर्ड ऑफ राइट्स आ चुके हैं, कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स हो चुका है। 29 जो स्टेट्स एंड यूटीज हैं उसमें रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, ROR, हालांकि टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज हैं, कई रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड कुछ और भी आएंगे, उनको भी हम कॉम्प्रिहेंसिवली थोड़ा आगे जाके देख लेंगे। अभी आप ये सारे डाटा जो हैं वो आप यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, अपने एग्जाम के अंदर कभी कोई क्वेश्चन आता है इसके रिगार्डिंग। तो अब ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं DILR MP स्कीम के। तो सबको ही पता है ऑब्जेक्टिव तो क्या होंगे। तो इससे क्या होगा, एक नया सिस्टम होगा जिसमें अपडेटेड रिकॉर्ड्स होंगे, ऑटोमेटेड एंड ऑटोमेटिक म्यूटेशन वगैरह, एंड इंटीग्रेशन बिटवीन द टेक्सचुअल एंड स्पाशियल रिकॉर्ड्स वगैरह के अंदर, इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन द रेवेन्यू एंड रजिस्ट्रेशन के वगैरह के अंदर। तो ये सभी जो कीवर्ड्स हैं इनको आपको अच्छे से थोड़ा सा फोकस कर लेना है। यदि याद रह जाते हैं तो अच्छा है, अदरवाइज जो आपका सिग्निफिकेंस है उससे भी आप पॉइंट्स निकाल सकते हो। अब देखते हैं यहाँ पे लैंड ऑनरशिप को इंडिया के अंदर किस तरह से रिकॉग्नाइज किया जाता है। देखो, तीन टाइप होते हैं लैंड ऑनरशिप इंडिया के अंदर रिकॉग्नाइज करने के लिए। जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो बताए गए हैं, वो डॉक्यूमेंट चाहिए। तो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होता है एक तो, ठीक है, एक होता है रिकॉर्ड सेल डीड, एक होता है सर्वे डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट्स। तो इन चीजों के थ्रू एक तरह से आप अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स तो क्या होता है, इसके अंदर सारी डिटेल होती है, लैंड लैंड होल्डर कौन है, उसके मकान की साइज वगैरह वगैरह सब चीजें होती है। ये सारी चीजें उसकी होती है। और यदि एग्रीकल्चर लैंड होता है तो रेवेन्यू रेट वगैरह ये सब चीजें होती है। तो ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होता है, इसके थ्रू आप अपनी जमीन की ऑनरशिप क्लेम कर सकते हो। एक रजिस्टर्ड सेल डीड, मतलब जब खरीद फरोख्त होती है तो जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके थ्रू आप कर सकते हो, एंड प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट वगैरह के थ्रू। तो ये सब चीजें वो है जिसके थ्रू लैंड ऑनरशिप को रिकॉग्नाइज किया जाता है इंडिया के अंदर, और क्लेम किया जा सकता है इन सभी रिसिप्ट के थ्रू, इन सभी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। तो इतना टेक्निकली आपको जाने की जरूरत नहीं है, सिंपलेस्ट वे में समझना है इनको। तो ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड ये रजिस्टर्ड सेल डीड वगैरह सब चीजें ऐसी हैं जिसके थ्रू आप अपनी ऑनरशिप को क्लेम कर सकते हो अपनी लैंड के ऊपर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डिजिटलाइजेशन के अंदर जो इंडिया में लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटलाइजेशन होना है उसके अंदर बाधाएं क्या हैं, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स है ना। तो एक तो लेगेसी का इशू रहता है हमारे यहाँ पे एक्चुअली में ना। तो लेगेसी के इशू की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो यहाँ पे बताया गया है डिजिटल रिकॉर्ड्स हैव इनहेरिटेड द बैड डाटा फ्रॉम द ओल्ड डॉक्यूमेंट्स रिफ्लेक्टेड इन नेवर सर्विड विलेज। तो मतलब वेगनेस है, डाटा क्रिस्टल क्लियर नहीं है, काफी सारे डाटा के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोगों के द्वारा क्लेम किया जाता है, मैपिंग को मिसमैपिंग कर दिया गया है।
कुछ लोगों ने एक लैंड को थोड़ा आगे एक्सटेंड करके बता दिया है अपनी लैंड को, और क्योंकि पुराने डाटा भी अवेलेबल नहीं है तो क्रिस्टल क्लियर नहीं है पूरी चीजें एक तरह से ना, तो इस वजह से स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, स्टार्टिंग में है ना, डिस्प्यूट्स भी आएंगे और लीगल इश्यूज भी आएंगे और लिटिगेशंस भी बढ़ेंगे जब ये चीजें की जा रही होंगी ना लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह, क्योंकि वेगनेस है ओल्ड डाटा के अंदर और कुछ क्रिस्टल क्लियर है नहीं। तो इसके बाद सब स्टैंडर्ड डाटा कलेक्शन, तो यहाँ पे जो डाटा का कलेक्शन है वो हिस्टोरिकली भी सब स्टैंडर्ड रहा है। यदि किसी का माइक म्यूट नहीं है तो आप म्यूट कर लीजिए, है ना, इससे साउंड आ रहा है, ठीक है। तो लैंड पोर्टल जो एक्चुअली में जो अब तक सर्वे वगैरह हुए हैं, काफी ज्यादा डाटा एंट्री मिसमैचिंग रही है, और जो हमारा अब तक का ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व रहा है इन सब डाटा कलेक्शन के अंदर, उन्होंने इतनी ज्यादा प्रिसीजन के साथ चीजों को किया नहीं है, तो जो ओल्ड रिकॉर्ड्स वगैरह है वो मिसिंग है काफी जगह पे, काफी जगह मिसमैच है। तो वही चीजें रिपीट ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं एक तरीके से, कि सब स्टैंडर्ड डाटा कलेक्शन है, तो ये भी अपने आप में आने वाले टाइम में जब हम डिजिटलाइजेशन करने के लिए जा रहे हैं तो प्रॉब्लम आ रही है इसकी वजह से भी। तो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की लिमिटेड कैपेसिटी है, क्योंकि जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो ओल्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, न्यू तो है नहीं, और वो स्किल्ड है नहीं डिजिटल चीजों के साथ इतना ज्यादा, तो कंप्यूटर के ऊपर काम करना, सब चीजों के साथ फेमिलियर होना, इन सब चीजों के अंदर भी एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लिमिटेड कैपेसिटी है हमारे, इस वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है जब हम डिजिटलाइजेशन करने के लिए जा रहे हैं। तो साथ ही साथ में नॉन यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस दी स्टेट्स, सभी स्टेट्स में जो यूनिफॉर्मिटी अलग अलग टाइप की है, स्टैंडर्ड है जो अलग अलग है। आपको पता है कि लैंड जो होता है एक्चुअली में उसका जो मापन होता है उसका स्टैंडर्डाइजेशन भी अलग अलग होता है, तो उसकी वजह से भी नॉन यूनिफॉर्मिटी की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है ना। उसके अलावा वो सभी चीजें हैं कि मतलब वो एक की लाइन है और इसी लाइन के ऊपर आप एक्सटेंड करके कुछ भी लिख सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस नोडल एजेंसीज एंड हैंडलिंग लैंड रिकॉर्ड्स, डिजिटल गैप है। तो डिजिटल गैप पे आप समझ सकते हो कि जो लोग हैं भाई, जिनके लोगों का डिजिटलाइजेशन आप लैंड रिकॉर्ड का करने के लिए जाने वाले हो, उनको भी तो डिजिटल एरिया का या डिजिटल चीजों का थोड़ा पता होना चाहिए ना। अदरवाइज तो वो जब डिजिटल डाटा उनका होगा तो उसको किस तरह से फर्दर वो यूटिलाइज करेंगे। तो वनरेबल सेक्शंस हैं, SC ST एंड काफी ज्यादा जो वर्ग हैं उनमें इलिटरेसी वगैरह भी काफी ज्यादा है, तो वहां पे भी डिजिटल गैप की वजह से भी इसको इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके बाद जब डिजिटलाइजेशन कर दिया जाएगा तो डाटा लीक होना, साइबर अटैक्स वगैरह होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ सकती है, और उनको एक तरह से पागल बना के जिन लोगों को डिजिटल लिटरेसी नहीं है तो मिसयूज किया जा सकता है, ठीक है, इस चीज का। उसके बाद पोटेंशियल फॉर कंज्यूमर प्रोफाइलिंग वगैरह इसके थ्रू की जा सकती है, ट्रस्ट के इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि डिजिटल जो रिकॉर्ड्स होंगे उसके साथ माल फंक्शन वगैरह हो जाए और मैनिपुलेशन वगैरह कर दिया जाए काइंड ऑफ। तो इस तरीके की चीजें बहुत सारी हो सकती हैं, ये सारी कंस्ट्रेंट्स है, ये सभी प्रॉब्लम्स है एक्चुअली में, जो कि डिजिटलाइजेशन के लिए जब हम इंडिया जा रहा है लैंड रिकॉर्ड्स को तो आएगी, ठीक है। तो उसके अलावा अब जो आप बात कर रहे थे स्वामित्व स्कीम वगैरह इन सब चीजों की, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए अदर मेजर्स लिए जा रहे हैं उनको देखिए आप। एक तो है नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये सभी वो मेजर्स है जो डिजिटलाइजेशन को ही सपोर्ट कर रहे हैं या किसी दूसरे तरीके से डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं ना एक तरह से। तो यहाँ पे ये जो है एक तो नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम है NGDRS, तो इसके थ्रू भी इन हाउस एडवांस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के थ्रू रजिस्ट्रेशन वगैरह किया जा रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्कीम है, इसमें इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। एक मैंने बताई थी ULNIPIN, यूनिक एंड लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड किया जा रहा है 14 डिजिट्स का प्लॉट्स को, एक जैसे जैसे हमारा जैसे आधार कार्ड होता है, हमारी एक आइडेंटिटी होती है, वैसे ही यहाँ पे भी इस तरह से ये प्रोवाइड किया जा रहा है। और इससे जियो रेफरेंस क्रिएट किया जाएगा, जियो रेफरेंस कोऑर्डिनेशन क्रिएट किया जाएगा उस पर्टिकुलर जगह का, और 14 डिजिट के साथ उसको एक आइडेंटिटी प्रोवाइड की जाएगी, जैसे आधार नंबर के थ्रू हमें आइडेंटिटी प्रोवाइड की जाती है, तो उसकी सेल उसकी खरीद फरोख्त वगैरह आसान हो जाएगी। उसके अलावा भी बहुत सारी स्कीम है, जैसे आपने अभी बताया था स्वामित्व स्कीम के बारे में, तो स्वामित्व स्कीम चल रही है, ठीक है। तो इसके थ्रू एक तरह से वही है कि ये प्रॉपर्टी जो है इस इंसान की है काइंड ऑफ, उनको क्लेम करने की बात यहाँ पे चल रही है। उसके अलावा स्टेट लेवल पे भी काफी एफर्ट्स चल रहे हैं। उसके अलावा ये 22 लैंग्वेज के अंदर, है ना, इनिशिएटिव टू ट्रांस, ये जो रिकॉर्ड्स है राइट ऑफ इन सबको 22 लैंग्वेज के अंदर रिकॉग्नाइज करना वगैरह। एंड स्टेट लेवल के ऊपर भूमि प्रोजेक्ट चल रहा है, थोड़ा नाम याद रख लेना कहाँ का है, भूमि को आपको कनेक्ट करना है कर्नाटका से, ठीक है। और तेलंगाना का धारनी या धरनी प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट चल रहा है एक तरह से ROR के लिए, राइट ऑफ जो आपका राइट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के लिए जो पूरा चल रहा है, मतलब एक तरह से ऑनरशिप के लिए ही चल रहा है। ये सब टेक्निकल वर्ड्स है, इतना इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के ऑनरशिप के क्लेम्स को सही करने के लिए और ऑनरशिप को पूरी तरह से जस्टिफाई करने के लिए और ऑनरशिप रह पाए और उसमें लीगल इश्यूज ना आए, उसके लिए सभी चीजें चल रही हैं। किसी को कुछ पूछना है अभी तक? ओके, नहीं पूछना है तो कैरी ऑन करते हैं। तो अब तक हमने देख लिया है डिजिटलाइजेशन के से जो फायदे होंगे वो, वेरियस स्कीम्स और उसके सामने जो प्रॉब्लम्स है बाधाएं हैं उनको देख लिया है।
अब वे फॉरवर्ड देख लेते हैं। एक्चुअली में देखो, विजन की मैगजीन का एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, जब भी कोई भी टॉपिक इसमें डिस्कस किया जाता है तो इतना कॉम्प्रिहेंसिवली किया जाता है कि एक्चुअली में वो अपने आप में एक क्वेश्चन है। मैं बोल सकता हूँ कि पॉलिटी के अंदर जैसे 3-4 बड़े टॉपिक है, ऐसे सभी सब्जेक्ट में मिला के यहाँ पे 40 से 50 टॉपिक्स हो जाते हैं, वो अपने आप में 40-50 क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इनकी जो अप्रोच होती है उसमें ये कंस्ट्रेंट्स बताते हैं, उसके बाद उसके बेनिफिट्स बताते हैं, वे फॉरवर्ड बताते हैं, तो हॉलिस्टिकली एक तरीके से पूरा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इसको डाल देते हैं। इसको यदि आप 40-50% भी रिप्रेजेंट कर पाओगे, 30% भी रिप्रेजेंट कर पाओगे अपनी कॉपी के अंदर, तो आपका 250 मार्क्स का क्वेश्चन भी हैंडल हो सकता है। तो दैट्स वाई विजन की मैगजीन काफी ठीक है ना। तो इसके थ्रू यदि आप 10 महीने की मैगजीन करते हैं तो 500 से 600 क्वेश्चन मेंस के आप काफी अच्छे से करके जा रहे हैं। ठीक है, जो कि GS 1, 2, 3 के लिए बेसिकली है, GS 4 का तो थोड़ा ही पोर्शन होता है। तो एक्चुअली में इनडायरेक्टली आप 500 से 600 क्वेश्चन भी कर रहे हैं, एडिशनल करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ, और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजों को जानने के साथ साथ। तो इस वजह से मैगजीन काफी ठीक है ये। अब वे फॉरवर्ड देख लेते हैं क्या है। तो पहली बात, जितना जो प्रॉब्लम्स है उन्हीं से वे फॉरवर्ड निकलता है। तो एम्प्लॉयज की स्किल्स को अप्रोप्रिएट कीजिए, उनको एनहेंस कीजिए। और क्योंकि साइबर थ्रेट वगैरह इन फ्यूचर हो सकता है और डाटा को लीक किया जा सकता है और फिर उनसे मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो इसकी वजह से सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह अडॉप्ट कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए। और जो आपका अंडरटेक कीजिए, सर्वे और मैपिंग ऑफ लैंड्स वगैरह को कंटिन्यूअसली कीजिए, रेगुलर बेसिस पे कीजिए। टैगिंग कीजिए, जियो टैगिंग कीजिए, काइंड ऑफ ड्रोन्स के थ्रू, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट्स वगैरह के थ्रू, इमेज के थ्रू आप इसको एक तरह से इनको लगातार सर्वे वगैरह करते रहिए। बिल्डिंग कैपेसिटी अमंग द स्टेट्स की कैपेसिटीज को एनहेंस कीजिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करके, नेट को बूस्ट करके, उनका जो इंटरनेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बूस्ट करके, हाई स्पीड प्रोसेसर्स वगैरह लगा के, ऑप्टिकल फाइबर वगैरह लगा के। ठीक है, तो भारत नेट वगैरह स्कीम जैसे चल रही है, काइंड ऑफ उन सब चीजों के थ्रू अपडेट द ऑल टेक्सचुअल डाटा, है ना। और इसके बाद है कंडक्ट अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम एंड बिल्ड यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर रिकॉर्डिंग मेंटेनिंग। एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड होगा पूरी कंट्री के अंदर, तो वो काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर बताई गई है। तो इस तरह से हमारा जो है काफी होलिस्टिकली पहला जो टॉपिक है हमने कवर कर लिया है, डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स इन इंडिया। अभी यदि किसी का कोई डाउट है इसके ऊपर तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हम सेकंड टॉपिक के ऊपर मूव करेंगे, जो कि है प्रिवेंटिव डिटेंशन। सर टॉपिक से रिलेटेड नहीं है बट ये स्ट्रक्चर कैसा रहेगा जो आप पढ़ा रहे हैं, एक दिन में कितना पढ़ाएंगे और मतलब कैसा रहेगा इसका स्ट्रक्चर? एक दिन में लगभग 40 to 45 मिनट की क्लास होगी, और मेरी क्लास में ऐसा होता है, मैं कंटिन्यूअसली टीच करता हूँ, लगभग 50 मिनट्स के आसपास ये क्लास जाएगी, और मैं कंटिन्यूअसली टीच करता हूँ। तो मुझे लगता है कि लगभग 1.1, 1.2, 1.3, मतलब लगभग 8-9 पेज, 10 पेज हो जाएंगे। तो मुश्किल से 10 से 12 दिन में विजन की मैगजीन आपकी कंप्लीट हो जाएगी इसके थ्रू, है ना। ऐसी स्ट्रक्चर है। और कोई डाउट है? वैसे समझ आ रहा है ना जो मैं कन्वे कर रहा हूँ, वो कैचअप हो पा रहा है? एक्चुअली में बस कीवर्ड्स का गेम है, आपको कीवर्ड्स पे फोकस करना है, एक अप्रोच रखनी है, और चीजें ठीक है। एम आई ऑडिबल? सर हर रोज क्लास कितने बजे स्टार्ट होगी? 9:30 पे, या 9 o'clock या 9:30, अभी फिक्स कर लेंगे। जनरली 9 o'clock या 9:30, 9:30 रखेंगे टाइम। 9:30 बजे स्टार्ट होगी और 10:30 बजे तक चलने की पॉसिबिलिटी रहेगी उसकी। ओके सर, थैंक और यू। बिल्कुल मतलब स्ट्रिक्टली रहेगी, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि फालतू की इधर उधर की बातें ज्यादा होंगी नहीं। आपके डाउट्स है आप पूछ सकते हो, ग्रुप में टाइप करके पूछ सकते हो, या फिर वर्बली भी पूछ सकते हो, और मैं कंटिन्यूअसली डिलीवर करता रहूंगा। आपके पास कुछ इनपुट्स है तो वो आप डाल सकते हो, है ना। जी सर, थैंक यू। ओके, तो अब हमने पहला टॉपिक, जो फर्स्ट जो टॉपिक था वो कवर कर लिया है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन काफी न्यूज में रहता है, और आजकल तो काफी ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन किए जा रहे हैं, है ना। एक तरह से प्रिवेंटिव डिटेंशन को जो गवर्नमेंट है, स्टेट मशीनरी जो होती है, वो यूटिलाइज, स्टेट मशीनरी के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूटिलाइज भी कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं बोलना चाहूंगा मैं, हाँ, लेकिन जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट होती है उस पर्टिकुलर टाइम पे, वो काफी हिस्टोरिकली भी ये होता रहा है कि वो इसको यूज में लेते रहे हैं। तो अभी प्रिवेंटिव डिटेंशन काफी न्यूज में बना हुआ है, और देखते हैं कि क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन, क्या किया जा सकता है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी रिसेंटली बोला है कि जो एक्सेप्शनल केसेज होते हैं, एक्सेप्शनल जो केसेज हैं, सर्कमस्टेंसेज जब होती हैं, तभी जाके आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के साथ जाना है। ऐसा नहीं कि मतलब किसी भी चीज के अंदर आप प्रिवेंटिव डिटेंशन लेके आ रहे हो। अभी न्यूज के अंदर क्यों था, एक्चुअली में हम देखते हैं ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक ऑर्डर दिया है रिसेंटली, और उसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात कही है, और बोला है कि एक्सेप्शनल जो केस होंगे उसी में स्टेट्स को, है ना, पर्सनल लिबर्टी को अफेक्ट करना चाहिए, इंडिविजुअल जो फ्रीडम होती है, लिबर्टी होती है, और उसको उसके ऊपर इम्पैक्ट करना चाहिए। अदरवाइज ऐसा नहीं कि किसी भी रैंडम केस के अंदर आप प्रिवेंटिव डिटेंशन कर रहे हो, है ना। और ये काफी ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि थोड़ा वेगनेस है, क्लियर क्रिस्टल क्लियर रूल्स नहीं होने की वजह से, कुछ टर्मिनोलॉजी इंटरप्रिटेशन की वेगनेस होने की वजह से, काफी बार जो टर्मिनोलॉजी होती है उनमें
इनके साथ मतलब ये कुछ चीजें हैं, लाइक हम सेडिशन की बात कर सकते हैं, हम हेट स्पीच की बात कर सकते हैं, हम प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात कर सकते हैं। तो ये कुछ लॉज हैं, लाइक हेट स्पीच की जब आप बात करोगे, सेडिशन की जब आप बात करोगे, प्रिवेंटिव डिटेंशन की जब हम बात करते हैं, तो कुछ इंटरप्रिटेशन बेस पे वेगनेस होने की वजह से और उसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट काइंड ऑफ निकाल लेने की वजह से इसको एज ए टूल यूज में ले लिया जाता है काफी बार सप्रेस करने के लिए, है ना। सर म्यूट हो गए आप। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ थोड़ा वो मेरा म्यूट हो गया था। हाँ, तो बता दीजिए, यदि म्यूट म्यूट हो जाता तो आप बता दीजिए कीजिए, है ना। तो इसमें क्या था कि वैसे तो ग्राउंड बताए गए हैं, एक्चुअल में ग्राउंड्स बताए गए हैं जिन ग्राउंड्स के ऊपर प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा सकता है, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि इंटरप्रिटेशन है काफी ज्यादा, और उसको इंटरप्रिटेशन की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो जैसे ग्राउंड्स यहाँ पे बता रखे हैं, यदि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के अंदर कोई खतरा हो तो ऐसी कंडीशन के अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा सकता है। फॉरेन अफेयर्स, म्यूट कर लीजिए आप, है ना। हाँ, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। ओके, तो एक्चुअली में जो ग्राउंड्स दिए गए हैं उनकी यदि हम बात करें, तो ग्राउंड्स जो दिए गए हैं वो एक तो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट हो गई, फॉरेन अफेयर्स ऑफ, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया हो गया, है ना, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर वगैरह, और इन सब चीजों के लिए, मेंटेनेंस ऑफ द सप्लाईज एंड एसेंशियल सर्विसेज वगैरह के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन लगाया जा सकता है। लेकिन अब देखो यहाँ पे कहाँ पे इंटरप्रिटेशन वाली प्रॉब्लम आ जाती है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ी वेगनेस है, क्या है पब्लिक ऑर्डर, कैसे मेंटेन करेंगे, कब मेंटेन नहीं हो पा रहा है, कब ब्रीच हो रहा है पब्लिक ऑर्डर के अंदर, ठीक है। तो उसको एज इंटरप्रिटेशन बेस लेते हुए काफी बार जो गवर्नमेंट्स होती है वो डिसेंट वॉइस को सप्रेस करने के लिए इन टूल्स को यूटिलाइज कर लेती है, जिसमें से एक प्रिवेंटिव डिटेंशन भी है। वैसे क्रिस्टल क्लियरली ग्राउंड्स बताए गए हैं, लेकिन ग्राउंड्स के अंदर भी इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है, इस वजह से प्रॉब्लम रहती है। अब थोड़ा देख लेते हैं कि 1982 का एक केस है, इसको आपको देख लेना, अशोक कुमार वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का जो केस है, ठीक है। उसके अंदर बताया गया था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन इज डिवाइस टू अफोर्ड प्रोटेक्शन टू सोसाइटी। तो ये बात बोली गई है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का इंटेंशन क्या होता है, और प्रोटेक्शन टू द सोसाइटी, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करके रखना, ये है ना पब्लिक जो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का इंटेंशन होता है, एक तरह से हम बोल सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू पनिश ए मैन फॉर हैविंग डन समथिंग बट टू इंटरसेप्ट बिफोर ही डज इट एंड टू, हाँ ठीक है, मतलब इसका मतलब है कि कोई इंसान कुछ हार्म क्रिएट करे उससे पहले ही उसे रोक लिया जाए, उस हार्म को क्रिएट करने से, इसे प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। मतलब पहले ही आपने रोक लिया है, ऐसी संभावना है आपको नजर आ रही है कि ऐसा हो सकता है, इसकी वजह से पब्लिक ऑर्डर खराब हो सकता है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इंपैक्ट हो सकती है, फॉरेन अफेयर्स जो है हमारे वो इंपैक्ट हो सकते हैं, फॉरेन अफेयर्स की जो सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के साथ अटैच करते हुए यदि अफेक्ट हो सकता है कुछ भी, तो हम फिर ऐसी कंडीशन के अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू इंसान को पहले ही रोक लेते हैं। अब देखते हैं थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव भी जाके कि प्रिवेंटिव डिटेंशन है क्या, क्योंकि आर्टिकल 22 इसके साथ डील करता है। तो थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिवली देखते हैं 22 का जो सब क्लॉज, 22 का जो क्लॉज 3 है वो डील कर रहा है बेसिकली। वैसे क्या है, जनरली 22 क्या बोलता है, आपने सुना होगा काफी अच्छे से, कि डिटेंशन ऑफ ए पर्सन ऑन ए मेयर रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ हिम डूइंग एन एक्टिविटी डेंजरस टू पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी। तो इसके बिहाफ पे केवल डिटेंशन कर लेना प्रिवेंटिव डिटेंशन माना जाता है, ठीक है, एक तरह से। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्शन दिया है अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ डिटेंशन। तो आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 और 2 तो प्रोटेक्शन देता है एक तरह से, हमने देखा है कि एक तरह से प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट द अरेस्ट। लेकिन जो क्लॉज 3 है आर्टिकल 22 का, वो क्या बोलता है, ये प्रोटेक्शन आर्टिकल 22 के क्लॉज 3 के लिए अवेलेबल नहीं है, जिसमें कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक तरह से आता है। अब कुछ केसेस है जिसके अंदर की एक्चुअल में प्रिवेंटिव डिटेंशन चीजें जैसी चीजें देखने को मिल सकती है, लाइक मल्टीपल लॉ सच एज द कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी में भी इसके बारे में बात की गई है। एक नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट होता है एनडीपीएस 1985, जो अभी काफी लाइमलाइट में रहा भी था, है ना, आपको पता ही है। एक जो सेलिब्रिटी है उनके जो सन है उसके रिगार्डिंग ये केस चला था उनके ऊपर भी काफी हद तक, तो इस वजह से भी काफी न्यूज में रहा था ये केस अभी। फिर अनलॉफुल प्रिवेंशन, ये जो उआपा जो है वो तो काफी न्यूज में रहता है, ये आपको पता है। तो ये कुछ एक्ट हैं जिनके अंदर भी एक्चुअली में प्रिवेंटिव डिटेंशन वगैरह के प्रोविजंस वगैरह किए गए हैं, है ना। तो ये परमिट है प्रिवेंटिव डिटेंशन चीजों के अंदर, इसको आपको स्पेसिफिकली याद रखना है। अब देखो कितना शॉकिंग फिगर है एक जो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, 1985 के अंदर बनाया गया है, ठीक है, क्योंकि वैधानिक निकाय है ये, ठीक है। इसने क्या बताई है, इसकी एक रिपोर्ट आई है, इनकी 3 फ्लैगशिप रिपोर्ट होती है एनसीआरबी की, है ना, 3 फ्लैगशिप रिपोर्ट होती है एनसीआरबी की। एक है क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021, उसमें से 2 रिपोर्ट और है फ्लैगशिप, मैं फ्लैगशिप बोल रहा हूँ, और भी रिपोर्ट्स होती हैं, बट दीज आर द फ्लैगशिप रिपोर्ट्स। उसमें से एक फ्लैगशिप जो रिपोर्ट है वो है क्राइम्स इन इंडिया रिपोर्ट 2021। उसने क्या बताया है कि 2021 में, ठीक है, 1.1 लाख 1.1 लाख जो लोग हैं उन लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर डिटेन किया गया है,
और ये कितनी मतलब काफी बड़ी बात है, 1.1 लाख काफी ज्यादा लोग हैं जिनको कि यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला गया। तो इस वजह से भी, और 2017 से अब तक में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रहा ये फिगर, है ना, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। फिर इसमें एक्चुअली में फाइनली प्रॉब्लम क्या आती है, या मेरा वॉइस बंद हो गई थी मुझे पता है। हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है इसमें, कि जो सेडिशन है, जैसे सेडिशन के अंदर आप देखोगे कि फाइनली जब सेडिशन के अंदर किसी को अरेस्ट किया जाता है, एंड देन फाइनली जब एक्चुअली में उसके ऊपर प्रूफ होता है, सेडिशन के जो चार्ज होते हैं, वो जो रेट होती है एक्चुअली में चार्ज प्रूफ होने की, वो बहुत ही कम होती है। वो रेट जो होती है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है सेडिशन के अंदर के साथ भी। ये प्रॉब्लम है, मतलब 1%, 2%, 3% रेट आती है एक्चुअली में, जब एक्चुअली में उसको दोषी पाया जाता है। तो यहाँ पे ये तो मैंने बता दिया कुछ जो एक्ट है आपको, है ना। अभी हम प्रिवेंटिव डिटेंशन पे आते हैं वापस लौट के, पहले छोड़ते हैं, उसको बाद में बात करेंगे उसके बारे में, सेडिशन के बारे में कभी और। तो यहाँ पे ये 3-4 एक्ट बता दिए। उसके अलावा सीआरपीसी का भी जो सेक्शन 151 है, उसके रिगार्डिंग भी प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात होती है, जिसमें कि स्पेसिफिकली बताया गया है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 151 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, द पुलिस आर एम्पावर्ड टू मेक प्रिवेंटिव अरेस्ट इफ दे बिलीव। तो यदि ऐसा उनको बिलीव होता है, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंडीशन बनती है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा सकता है ऐसी कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो ये प्रिवेंटिव जो डिटेंशन है वो आपका सीआरपीसी से भी किया जा सकता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली देख लेते हैं, थोड़ा सा जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स अगेंस्ट द प्रिवेंटिव डिटेंशन है उनकी बात करते हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स है। देखो, आर्टिकल 22 का जो क्लॉज 1 है वो तो बोलता है कि किसी भी इंसान को कैन नो पर्सन कैन बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म टू ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। इंसान को ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना पड़ेगा यदि किसी को आप गिरफ्तार कर रहे हो तो। ये तो आर्टिकल 22 क्लॉज 1 बोल रहा है। 22 क्लॉज 2 जो है, मतलब ये सब तो जिसको गिरफ्तार करने के लिए जा रहे हैं उसके फेवर में है, दोनों चीजें तो। उसके बाद बताते हैं कि 24 आवर्स के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। ठीक है, और विदाउट अथॉरिटी के सामने पेश करे बिना उसको नहीं रखा जा सकता है। लेकिन आर्टिकल 22 जो 3 है क्लोज, इसके ऊपर ये दोनों चीजें लागू नहीं होती है, और यहीं से प्रिवेंटिव डिटेंशन निकलता है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रख लेना है, दोनों ही चीजें लागू नहीं होती है आर्टिकल जब सब क्लोज 3 के ऊपर, है ना, और वहां से प्रिवेंटिव डिटेंशन निकलता है फिर। ठीक है, और उसके बाद कुछ चीजें और भी बताई गई है, क्या बताई गई है। अब देखो, प्रिवेंटिव डिटेंशन भी हो जाएगा, उसके अंदर भी कुछ चीजें होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ग्राउंड जो है, जिस ग्राउंड के ऊपर उसको गिरफ्तार किया गया है, कोई जरूरी नहीं है उसको कन्वी किया जाए प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर। उसके साथ क्या होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन में, नो पर्सन कैन बी डिटेन्ड फॉर मोर देन ए पीरियड ऑफ 3 months अनलेस एन एडवाइजरी बोर्ड कंफर्म्स। तो एक एडवाइजरी बोर्ड बनाना होता है जब प्रिवेंटिव डिटेंशन इंसान का हो जाता है, तो किसी को भी 3 साल से ज्यादा नहीं रखा जा सॉरी 3 महीने से ज्यादा नहीं रखा जा सकता है। एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा जो कि एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड रहेगा, वो फाइनली डिसीजन देगा कि क्या 3 महीने से ज्यादा रखना है या नहीं रखना है। उसके बाद ही यदि प्रिवेंटिव डिटेंशन हुआ है तो उसको 3 महीने से ज्यादा रखा जा सकता है। इस चीज को ध्यान रखना आप। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, ऐसा नहीं है कि 3 महीने का है जो यही। कुछ एक्सेप्शंस क्या है जिनको कि आर्टिकल 22 के क्लॉज 7 सब क्लॉज, ये जो क्लॉज 7 में बी के अंदर डाला गया है, क्या है कि पार्लियामेंट यदि चाहे, है ना, पार्लियामेंट यदि चाहेगी तो ऐसा हो जाएगा, डिटेन किया जा सकता है मोर देन 3 months विदाउट एडवाइजरी बोर्ड के, इफ पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड्स, यदि पार्लियामेंट लॉ के थ्रू बनाती है। तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा इतना कॉम्प्रिहेंसिवली जाके बता रहा हूँ। ये जो क्लोज सब क्लोज और एक्सेप्शंस वगैरह होते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन जाते हैं, दैट्स वाई। तो ये पहली बात तो आर्टिकल 22(1), 22(2), मतलब क्लॉज 1 क्लॉज 2 तो कुल मिला के फेवर में है जिसको डिटेन किया जा रहा है। 22(1) बोलता है कि जिसको डिटेन किया गया है उसको कन्वे करना है ऑन ग्राउंड जिसके ऊपर उसको डिटेन किया गया है। 22(2) बता रहा है एक तरीके से रिटेन तो आपने कर दिया, अब आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करोगे 24 आवर्स के अंदर। लेकिन आर्टिकल 22 क्लॉज 3 के ऊपर ये दोनों ही चीजें इफेक्टिव नहीं होती है, और यहाँ से प्रिवेंटिव डिटेंशन निकलता है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर जब किसी इंसान को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको 3 महीने तक रखा जा सकता है, 3 महीने से ज्यादा नहीं रखा जा सकता है। एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा, जब वो कंफर्म करेगा कि 3 महीने से ज्यादा रखना है तभी रखा जा सकता है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एडवाइजरी बोर्ड को बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है यदि पार्लियामेंट बाई लॉ ये दो चीजें कर दे कि मैक्सिमम पीरियड सच डिटेंशन, और एक चीज यदि कर देती है पार्लियामेंट बाई लॉ कुछ लेके आती है, तो इन दैट सिचुएशन एडवाइजरी बोर्ड की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो दिस इज कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिवेंटिव डिटेंशन की रिगार्डिंग निटी-गिटी में मैंने आपको बता दिया है क्या एक्सेप्शंस है और कैसे प्रिवेंटिव जो डिटेंशन है वो ड्रॉ हो रहा है एक तरह से, है ना। अब इसको थोड़ा और आगे देखते हैं। अब इश्यू क्या आ रहे हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के रिगार्डिंग। आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप ग्रुप में टाइप भी कर सकते हो, बाद में पूछ भी सकते हो ना। मैं कुछ बता देता हूँ, अभी तो हमने काफी कॉम्प्रिहेंसिवली देख लिया है प्रिवेंटिव डिटेंशन को, बाद में इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अपलोड भी कर दूंगा मे बी पॉसिबल, तो यदि कोई डाउट रहता है तो वहां पे भी दोबारा क्रॉस चेक कर सकते हो। तो इश्यू जो है एग्जीक्यूटिव टायरेनी, तो मैंने पहले ही बताया था एग्जीक्यूटिव टायरेनी तो होनी है। काफी ज्यादा स्कोप आ गया, इंटरप्रिटेशन का स्कोप जहां पे लॉ के अंदर आ जाएगा
वहां पे एग्जीक्यूटिव टायरनी क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी हमेशा बनेगी, और किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट को हम क्लेम नहीं कर सकते हैं, ये तो हिस्टोरिकल हर गवर्नमेंट ने ही इन सब चीजों को किया है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव टायरनी क्रिएट होगी। फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट हो रहे हैं। एक्चुअली में आप देख सकते हो कि भाई आर्टिकल 21 वायलेट हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी एंड ड्यू प्रोसेस, सब कुछ वायलेट हो गया। आर्टिकल 19 वायलेट हो गया, आर्टिकल 14 वायलेट हो गया, ब्रीच हो गए जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो। ठीक है, उसके अलावा मिस यूज होता है इसका। मिस यूज तो आपको पता ही है प्रिवेंटिव डिटेंशन का काफी ज्यादा होता है, जब डिसेंट होता है वॉइस के अंदर, तो कर्ब टू डिसेंट, डिसेंट को कर्ब करने के लिए एक तरह से, और फ्रीडम ऑफ सिटीजन को कर्ब करने के लिए एक तरह से आप मिस यूज भी यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, और बताया गया है कि 78.33% ऑफ ऑल डिटेंशन ऑर्डर अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए फ्रॉम 2018 टू 2020 वर फाउंड टू बी इनकरेक्ट। और देखो इनकरेक्टनेस कितनी ज्यादा है, मतलब दूसरी जो है फाइनली हो ही नहीं रहा है इंसान, तो इनकरेक्टनेस की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो एक तरह से ये जो नो डाउट की क्रैकडाउन तो है ही डिसेंट वॉइस के ऊपर, उस तरीके से इसको यूटिलाइज तो किया जा ही रहा है। तो कहीं ना कहीं पे सेडिशन, हेट स्पीच और प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसी जो चीजें हैं, उनकी अंदर जो है एक और सिल्वर लाइन, मतलब एक लाइन ड्रॉ करना जरूरी है, क्रिस्टल क्लियर करना जरूरी है, इंटरप्रिटेशंस को डिकॉर्ड करना जरूरी है, ताकि क्रिस्टल क्लियर इंटरप्रिटेशंस के बिहाफ पे ही किसी को डिटेन किया जाए। ऐसा नहीं कि मतलब केवल डिसेंट को कर्व करने के लिए ऐसा किया जाए, है ना। तो ये जरूरी है थोड़ा। अब देखते हैं कि बैकलॉग्स के बारे में बात करते हैं हल्की सी। तो इससे बैकलॉग तो क्रिएट होंगी, पहले ही हमारी जुडिशरी इतनी ओवरबर्डन है, इतने सारे केसेस चल रहे हैं, इतने सारे लिटिगेशन चल रहे हैं, ऊपर से ये आ जाता है, तो इसमें तो फिर रिट और लगानी पड़ती है, फिर रिट की सुनवाई चलती है काइंड ऑफ, तो बहुत एक्चुअली में बैकलॉग को ये क्रिएट भी करता है। तो ये वाली प्रॉब्लम भी होती है। एडवाइजरी बोर्ड के बारे में बता दिया जाए, एडवाइजरी बोर्ड के साथ भी प्रॉब्लम है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो, उसमें कोई जुडिशरी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द मेंबर्स ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड अंडर आर्टिकल 22 गिव्स द स्टेट द पावर टू मेक इट्स ए प्योरली एग्जीक्यूटिव कमिटी। तो ये प्योरली एक तरीके से एग्जीक्यूटिव कम्युनिटी होती है। तो यहाँ पे ज्यादा गवर्नमेंट और ज्यादा जुडिशरी जो होता है उसका रोल नहीं होता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। Such a committee cannot be regarded as impartial or free from political influence। तो ऐसी जो कमेटी बनती है और जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो तो नो डाउट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में जो उसका डिसीजन आएगा वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो फिर ऐसी कंडीशन में तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। फिर विक्टिमाइजेशन ऑफ डिटेनी भी हो जाता है, तो सब चीजें यहाँ पे बताई गई है। एंड देन थोड़ी हिस्ट्री बताई गई है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन की हिस्ट्री कैसे रही है। तो 1950 से ये स्टार्ट किया गया था उस टाइम पे, है ना, क्योंकि उस टाइम पे हम जो है एक नेशन बिल्डिंग कर रहे थे, नेशनल सिक्योरिटी को काफी सारी थ्रेट्स थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे इसको लाया गया। ठीक है, ताकि कर्व किया जा सके यदि नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज क्रिएट होते हैं तो। फिर मीसा काफी ज्यादा फेमस है, मीसा को आपने सुना होगा, है ना। और मीसा जो है उसी के नाम पे लालू प्रसाद यादव जी ने अपनी बेटी का नाम मीसा भी रखा है, मीसा यादव। तो मीसा एक्ट जो है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, काफी फेमस है ना। जो 1971 इंदिरा गांधी के टाइम का एक्ट है, इंदिरा गांधी के टाइम का, बाद में इसको रिमूव कर दिया गया था मीसा को 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर। और बाद में फिर और भी चीजें आती रही है, लाइक फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ द स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट। ये सभी चीज प्रिवेंटिव डिटेंशन की ग्राउंड रहे हैं। बाद में फिर टाड़ा आया, फिर पोटा आया। ठीक है, तो ये सब चीजें रही हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर कुछ लॉज हैं, उसको देख लेते हैं, कुछ केसेज हैं। तो एक ही गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। तो यहाँ पे क्या बोला है कोर्ट ने, बोला है ग्रीन फ्लैग दिया है प्रिवेंटिव डिटेंशन को। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन को कभी ग्रीन फ्लैग दे दिए गए, कभी बोला गया कोर्ट के द्वारा कि थोड़ा सा इसमें आपको कॉशियसली अप्रोच करना है, और किल एक्सेप्शंस के अंदर आपको गिरफ्तार करना है, जो भी रिसेंटली भी बोला गया है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ द केसेज हैं जिनको आप देख सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा वे फॉरवर्ड देख लेते हैं हम फाइनली, कि वे फॉरवर्ड क्या होगा, है ना। यहाँ पे वे फॉरवर्ड को देखते हैं। तो यहाँ पे देखो लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो बोला गया है, जो कमेटी बन रही है आपकी एडवाइजरी जो बोर्ड बन रहा है उसमें लीगल होने लोगों का जरूरी है। एग्जीक्यूटिव कमेटी ना होकर उसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी होने चाहिए। और यहाँ पे बोला गया आगे जाके आई थिंक कि एडवाइजरी जो बोर्ड है, ताकि इन्फॉर्म डिसीजन हो सके, उसमें लॉयर वगैरह and थोड़ा बहुत इस तरीके के मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव का होना जरूरी है। बाद में एडवाइजरी बोर्ड के बारे में ही यहाँ बता रखा है कि हाई कोर्ट का स्पीडी ट्रायल वगैरह, वही चीजें दोबारा से बताई है, इनको देख लेना आप थोड़ा सा, है ना। काफी कॉम्प्रिहेंसिवली वैसे मैंने पहले ही बता दिया है जो भी चीजें हो सकती हैं वो। टाइम फ्रेम वगैरह होना चाहिए, जो एडवाइजरी बोर्ड है वो जो है एक प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम के अंदर क्रिएट करना जरूरी है। और इस तरह से मतलब कि थोड़ा टाइम फ्रेम में इन चीजों को करना जरूरी है। इंडिपेंडेंट बॉडी, ए कमीशन शुड बी फॉर्म टू इंक्वायर इनटू एलिगेशन ऑफ मिसयूज प्रिवेंटिव डिटेंशन। हाँ, तो ये इंडिपेंडेंट बॉडी भी होनी चाहिए एक तरह से, और ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर होनी चाहिए, और ये सब चीजें होना जरूरी है ना। और फाइनली बता रखा है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड की यहाँ पे बात की गई है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन मस्ट अबाइड बाय द प्रोविजन अंडर आर्टिकल 21, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया जाना चाहिए वहां पे भी। और आर्टिकल 22 का जो क्लॉज 1 और क्लॉज 2 है, जो सेफ गार्ड देता है अरेस्ट के खिलाफ, उसको काफी ना काफी हद तक यूटिलाइज करने की रिक्वायरमेंट है। तो यही था। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है प्रिवेंटिव डिटेंशन के रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ सकते हैं। वैसे मैं थोड़ा फास्टली टीच कर रहा हूँ, है ना, तो लेकिन इसीलिए टीच कर रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। हाँ बोलिए, आप बोलिए।
सर इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट रहती है वो लॉज लेके आ सकती है प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, प्रिवेंटिव डिटेंशन स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है, बिल्कुल, है ना, और पुलिस वगैरह स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। ओके। और कोई डाउट है किसी का? आगे बढ़े फिर खत्म कर देते हैं, पॉलिटी वाला सेक्शन है ना, थोड़े बहुत छोटे मोटे टॉपिक्स और बचे हैं, न्यूज इन शॉर्ट्स हैं, तो ये कंप्लीट हो जाएगा फिर। ओके, तो अब हम देखते हैं कि देखो, एक जो है न्यूज इन शॉर्ट के अंदर जो टॉपिक है वो है गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यदि आप यहाँ पे नहीं बोल पा रहे हो तो टाइप करके भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, मैं टाइपिंग को पढ़ लूंगा, है ना, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे न्यूज इन शॉर्ट के अंदर गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात आ रही है। तो देखो, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल गवर्नर, एनसीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लगातार, है ना, जो लाइमलाइट में रहते ही हैं। ये इशू जो है गवर्नर वाला और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाला लगातार चलता ही रहता है, लेकिन काफी सारे केसेस हुआ है, काफी बार गवर्नर ने अपने आप को सुप्रीम लाइक लाने की कोशिश की है, और काफी बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिसीजंस को भी ओवर रूल करने की गवर्नर्स ने कोशिश की है, लेकिन फाइनली ये क्रिस्टल क्लियर हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि गवर्नर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के ऊपर ही काम करेगा। उसकी जो डिस्क्रिशनरी पावर्स है वो बहुत ज्यादा नहीं है, और उनको बहुत ज्यादा यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है। तो इसी के रिगार्डिंग इस पर्टिकुलर शॉर्ट न्यूज के अंदर बताया गया होगा। देखते हैं कि रिसेंटली क्या हुआ है, क्यों न्यूज के अंदर है। केरला के गवर्नर है, उन्होंने क्या बोल दिया, धमकी दे दी एक तरीके से मिनिस्टर्स को, आपको हटा दिया जाएगा आपकी पोस्ट से। ठीक है, और यदि आपने, क्यों हटा दिया जाएगा, यदि आपने जो ऑफिस है उसकी डिग्निटी को लगातार कंटिन्यूअसली कम किया तो। अब यहाँ पे फिर डिबेट छिड़ जाती है कि क्या एक गवर्नर ऐसा बोल सकता है कि आपको पोस्ट से हटा दिया जाएगा, और आपने यदि डिग्निटी ऑफ ऑफिस को कम किया तो क्या इतना डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर को है? तो फाइनली इसका कंक्लूजन, इसका आंसर यही होगा कि इतना डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर को नहीं है। तो आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? सिंपल सी बात बोलता है कि चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। गवर्नर जो होंगे वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे, आपका आर्टिकल 164 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर दूसरे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको यहाँ पे किया जाएगा, नियुक्त, अपॉइंट किया जाएगा। और एडिशनली सीएम एंड द मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। यहाँ प्लेजर ऑफ द गवर्नर से क्या मतलब है उसको देखेंगे हम। यहाँ पे एक लाइन बोली गई है आर्टिकल 164 के अंदर ही, सीएम और जो मिनिस्टर्स होंगे वो होल्ड करेंगे अपने ऑफिस को टिल द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। हाउ एवर प्लेजर ऑफ द गवर्नर हैज नॉट बीन डिफाइंड। इसको अच्छे से आपको याद रखना है, इस लाइन को कभी भी पेपर में आ सकता है चीज की, दो लाइन आ सकती है, पहली स्टेटमेंट हो जाएगी। ये आर्टिकल 164 बताता है एक तरह से कि सीएम और जो मिनिस्टर्स होंगे शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, एंड प्लेजर ऑफ द गवर्नर हैज बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेकंड लाइन गलत हो जाएगी, प्लेजर ऑफ द गवर्नर कहीं भी कुछ डिफाइंड नहीं है, तो मतलब एक तरह से फालतू में लाइन लिखती गई है ना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। बट देयर हैव बीन इंस्टेंसेज ऑफ द गवर्नर्स डिसमिसिंग चीफ मिनिस्टर्स। लेकिन बहुत सारी इंस्टेंसेज आप देखोगे जिसमें कि गवर्नर चीफ मिनिस्टर को हटा देता है, वो कैसे हो पाता है, लेकिन उसके जो ग्राउंड होते हैं ना उनको अच्छे से आप देखिए यहाँ पे। बट दोज वर रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशंस इन विच, लेकिन ये हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन के अंदर होता है, जबकि लेजिस्लेटिव जो मेजोरिटी होती है वो इनक्यूबेंट गवर्नर वाज लॉस्ट, है ना। मतलब एक्चुअली में क्या होता है, जब लेजिस्लेटिव मेजोरिटी नहीं होती है तभी जाके ऐसा होता है कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट वाज लॉस्ट है, सॉरी, तभी जाके सीएम को हटाया जाता है, जब वो गवर्नर को लगता है कि वो मेजोरिटी को नहीं रख रहे हैं, या मेजोरिटी जो लेजिस्लेटिव है उनके साथ नहीं है। यही एक ग्राउंड होता है, और कोई ग्राउंड नहीं होता, ऐसा नहीं है कि अपनी मन मर्जी से हटा देंगे वो। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे केसेस भी चले हैं, लाइक एक महावीर प्रसाद वर्सेस प्रफुल्ल चंद्र केस 1969 का आता है, जिसमें कि बोला गया था कि गवर्नर्स प्लेजर अंडर द आर्टिकल 164 क्लोज 1 इज सब्जेक्टेड टू आर्टिकल 164 क्लोज 2, जो कि क्या है, thus the withdrawal of the governor's pleasure must coincide with the withdrawal or support to the government by the assembly। तो गवर्नमेंट ऑफ, जो एक सिंपल सी बात है यहाँ पे गवर्नर की प्लेजर से मतलब सिंपल सा, ये जो एक्ट, ये पर्टिकुलर जो केस था उसमें बताया गया, कोइंसाइड करेगा जो प्लेजर ऑफ द गवर्नर है किस चीज के साथ, विड्रॉवल ऑफ सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट बाय द असेंबली। यदि गवर्नमेंट को असेंबली सपोर्ट करना बंद कर देती है तो उसके साथ कोइंसाइड करेगा। यदि गवर्नमेंट को सपोर्ट करना असेंबली ने बंद कर दिया, इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि प्लेजर नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट प्लेजर, गवर्नर का प्लेजर भी खत्म हो गया, फिर सीएम को हटा दिया जाएगा, काइंड ऑफ। ठीक है, इस तरह से गवर्नमेंट को हटा दिया जाएगा, ये तभी हो पाएगा, इसके अलावा कभी नहीं हो पाएगा, जब गवर्नमेंट को असेंबली एक तरह से अपना मतलब सपोर्ट नहीं देगी, है ना। तो ये तभी हो पाएगा। उसके अलावा भी अलग अलग केस आए हैं, लेकिन देखो फाइनली बात ये रही है, ये बहुत ही फेमस केस है, एक नबम रेबिया वर्सेज, है ना, नबम रेबिया ईटीसी वर्सेज डेप्यूटी स्पीकर एंड अदर्स केस 2016। तो इसमें ये काफी इंपॉर्टेंट केस है, और इसमें देखो क्या निकला है फाइनली, दैट आर्टिकल 163, यदि आपने स्क्रीन को फुल नहीं किया हुआ है तो स्क्रीन को फुल कर लीजिए, है ना, लैंडस्केप मोड में डाल के, तो आपको अच्छे से दिख पाएगी पीडीएफ जो है मेरी। तो नबम रेबिया केस एंड ईटीसी वर्सेस डिप्टी स्पीकर का जो केस है उसमें बोला गया
Constitution does not give the governor a general discretionary power to act against or without the advice of his council of ministers। तो साफ साफ बोल दिया गया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के बिना कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल भी पावर नहीं देता है कि गवर्नर कोई भी परफॉर्म करे। ठीक है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस जरूरी है। फाइनल जो है कंक्लूजन ये निकल के आता है कि एज पर करंट अंडरस्टैंडिंग द गवर्नर कैन नॉट रिमूव मिनिस्टर्स एट हिज ऑन विल। तो जो लाइन बोली है ना केरला वाले ने, कैसे हटा देंगे, तो अपनी खुद की इच्छा से गवर्नर नहीं हटा सकते हैं। फाइनल जो कंक्लूजन है वो यही है इस लाइन से पूरे पैरे का। तो भाई गवर्नर जो है उनका प्लेजर का मतलब क्या बनता है ये मैंने आपको बता दिया, गवर्नर नहीं हटा सकते हैं, गवर्नर को अबाइड बाई रहना पड़ेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस की ही, अपनी इच्छा से नहीं हटा सकते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। सिंपल। सर इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक। था ना एफआर के, जिसमें बोला था कि जो ये फ्लोर टेस्टिंग जैसे मेजोरिटी टेस्ट करते हैं, तो ऐसे ही नहीं है कि आप कहीं पे भी सोच लो कि मेजोरिटी नहीं है, आपको फ्लोर टेस्ट करना पड़ेगा। ये गवर्नर को बोला था, उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि हटाना है कि नहीं हटाना है। मतलब फ्लोर टेस्टिंग के लिए बोला था उस केस में एसआर बुमाई ने। बिल्कुल बिल्कुल, ये डिस्प्यूट हमेशा चलता रहता है। होता क्या है एक्चुअली में, देखो डिस्प्यूट इसलिए आता है क्योंकि गवर्नर जो होता है जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है और जनरली रूलिंग पार्टी से आ रहा होता है। तो जब अपोजिशन पार्टी होती है किसी स्टेट के अंदर, ना किसी स्टेट के अंदर, जबकि स्टेट असेंबली के अंदर जो है गवर्नर जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तरह से पार्टी को नहीं बोलूंगा मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ऐसी कंडीशन में जब भी वल्नरेबल होती है वो असेंबली, स्टेट असेंबली, तो गवर्नर क्या होता है कि वहां पे थोड़ा रोल है ना फ्रजाइल सा हो जाता है, वहां थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। और पिछले कुछ सालों से ऐसी प्रॉब्लम्स काफी देखने को मिली है जिसमें गवर्नर का इंटरवेंशन काफी रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये थोड़ा इशू उठता रहता है। बट अल्टीमेटली हमको ये ध्यान रखना है कि गवर्नर के पास बहुत कुछ ज्यादा पावर नहीं है एक्चुअली में, बस वो फ्लोर टेस्टिंग करवा सकते हैं। और फ्लोर टेस्टिंग का मतलब उनके पास है थोड़ा पावर डिस्क्रिशनरी, जब उनको लगता है एक्चुअली में कि जो है जो एक्चुअल जो सीएम है वो पावर नहीं रख पा रहा है असेंबली के अंदर, तो वो फ्लोर टेस्टिंग करवाते हैं। कोई और डाउट है? ठीक है, तो करिए आगे चलते हैं, थोड़ा ही बचा है, खत्म हो जाएगा लगभग। अब देखते हैं, सेंटर ने नोटिफाइज किए हैं कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स 2022। तो ये कुछ चीजें आई हैं, क्या है देखते हैं। ऐसा लगता है इंटरमीडिएरी से पहले तो घबराना नहीं है वर्ड सुनते ही। इंटरमीडिएरी मतलब जो भी मध्यस्थ है। जैसे मैं फेसबुक की बात करूं तो फेसबुक एक इंटरमीडिएरी है, अमेजन की बात करूं अमेजन एक इंटरमीडिएरी है। जो भी सर्विस अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब सर्विस प्रोवाइडर जो है इंटरमीडिएरी की तरह परफॉर्म करता है एक तरह से, है ना। तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस है, क्योंकि अभी इतनी फेक न्यूज चल रही है, इतना ज्यादा मतलब हेट वगैरह चल रही है और हेट इतना ज्यादा स्प्रेड किया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में गाइडलाइंस आए हैं यहाँ पे, है ना, और अमेंडमेंट रूल्स आए हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। बस नहीं है, सिंपल सा है, ज्यादा वीकनेस इसमें रखनी नहीं है। तो सेंटर ने नोटिफाइज कर दिया है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी के जो अमेंडमेंट रूल्स है 2022 में। तो आईटी रूल्स 2021 हैज बीन रिलीज अंडर द सेक्शन 87 ऑफ द आईटी एक्ट। तो आईटी एक्ट पहली बात तो सन 2000 का है, ठीक है, और कुछ रिलीज किए गए थे कुछ रूल्स को, एंड फाइनली कुछ अमेंडमेंट रूल्स आए हैं 2022 के अंदर। तो ये किसके लिए आए हैं देख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए, डिजिटल मीडिया के लिए, ओटीटी ओवर द टॉप, इन सब के लिए ये जो है रूल्स आए हैं कि आपको अबाइड बाई करना है इन सब चीजों के साथ। तो क्या रूल्स आए हैं? ग्रीवेंस अपलेट कमिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेंट्रल गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश वन और मोर ग्रीवेंस जो अपलेट कमिटी विद इन 3 मंथ्स। 3 महीने के पहले अंदर अंदर ग्रीवेंस अपलेट कमिटी लेके आएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो है ना, यदि किसी को कोई ग्रीवेंस होता है तो उसको वो अप्रोच कर सके। विच जीएसी विल कंसिस्ट ऑफ द चेयरपर्सन एंड 2 होल्ड टाइम मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को अपॉइंट किया जाएगा। ये जीएसी जो रहेगी कमिटीज के अंदर, इसका कॉन्स्टिट्यूट भी आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली, है ना, कि जो ग्रीवेंस अपलेट कमिटी बनाई जा रही है इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड के अंदर, तो उसका जो कॉन्स्टिट्यूट है वो कैसा है। तो उसके अंदर एक चेयरमैन है और 2 होल टाइम मेंबर्स हैं, और जो कि अपॉइंट किए जा रहे हैं एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ज्यादा मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से। और ये जो आपकी अपलेट जो कमिटी है विल हियर अपील्स फ्रॉम सोशल मीडिया यूजर्स। एक्चुअली में क्या है, सेल्फ रेगुलेटरी होनी चाहिए सोशल मीडिया वगैरह, पहले सेल्फ रेगुलेशन के लिए ही बात की जा रही थी, लेकिन क्योंकि वो सेल्फ रेगुलेशन कर नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंटरवेंशन करना ही पड़ रहा है फाइनली। तो बोला गया है कि जीएससी विल हियर अपील्स बाय सोशल मीडिया यूजर्स अगेंस्ट डिसीजन ऑफ द ग्रीवेंस ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय द इंटरमीडिएट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ग्रीवेंस ऑफिसर लाना है, इंटरमीडिएट जो रहेगा उसको खुद को अपना ग्रीवेंस ऑफिसर रखना है लाके, है ना, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे फेसबुक हो, सबको जितनी भी ओटीटी वगैरह है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वगैरह है, उन सभी को अपना ग्रीवेंस ऑफिसर रखना ही है प्राइमा फेसी। तो यदि उससे चीजें नहीं हो पाएंगी हैंडल और फिर आगे अपील की जाती है, तो उसके लिए अपील के लिए भी गवर्नमेंट बॉडी है यहाँ पे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीवेंस ऑफिसर उस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट को भी रखना पड़ेगा, ध्यान रखना इसको।
है ना। आगे देखते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म कैसे होगी। तो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म थोड़ा सा है ना आउट ऑफ, मतलब थोड़ा सा टॉपिक अलग है, पर इतना टफ नहीं है। आपको पता हो तो काफी लंबे टाइम से एक डिबेट चली हुई है कि भाई जितने भी इंटरमीडिएट वगैरह है, ये है ना एक हार्बर क्लॉज होता है, हार्बर क्लॉज होता है जिससे अपने आप को सेव कर लेते हैं। वो बोलते हैं कि हमारी हमारे पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी पोस्ट किया जा रहा है उसके लिए हम रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इस तरह से वो बचते थे इस तरह से इस क्लॉज के थ्रू। तो बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि ऐसा नहीं है कि आपके प्लेटफॉर्म पे कुछ भी किया जा रहा है और आप रेस्पॉन्सिबल नहीं हो, जितनी हेट फैलाई जा रही है और आप रेस्पॉन्सिबल नहीं हो, तो आप रेस्पॉन्सिबल, आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। और अपनी एक पूरी एक स्ट्रक्चर बनाई है ग्रीवेंस रिडर्सल की, और अपना जो ग्रीवेंस रिडर्सल ऑफिसर वगैरह भी बनाई है। तो बीच में काफी डिस्प्यूट भी चला था उसके रिगार्डिंग, क्योंकि इन्होंने अपॉइंट किए नहीं थे ऑफिसर्स वगैरह को, तो काफी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रैकडाउन करने वाली थी। लेकिन फाइनली फिर इन्होंने भी थोड़ा सा मतलब कि ऑफिसर वगैरह बाद में फिर इन्होंने मान ली सकते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ना। तो फाइनली यही रहा था। तो ये पूरा पिक्चर मैंने बता दिया है कैसा सीन बना है, पूरा क्रिएट हुआ है इनका, है ना। उसके बाद ऑब्लिगेशन फॉर इंटरमीडिएटरी, इंटरमीडिएटरी के लिए ऑब्लिगेशंस होंगी। क्या ऑब्लिगेशंस होगी? इंटरमीडिएटरीज कैन डेवलप एंड इंप्लीमेंट अप्रोप्रिएट सेफगार्ड्स टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म वगैरह टाइम बाउंड के अंदर। ये टाइम भी आपको याद रखना है, स्पेसिफिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कंपनीज विल बी रिक्वायर्ड टू एक्नॉलेज कंप्लेंट फ्रॉम यूजर विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर कंप्लेंट लेनी है। रिजॉल्व देन within 15 days in case of the information taken take down request। यदि इन्फॉर्मेशन टेक डाउन रिक्वेस्ट आती है तो 72 आवर्स के अंदर, और 15 दिन का ये क्राइटेरिया है, इसको भी आपको थोड़ा देख लेना है। अब जो कंसर्न्स क्या है आईटी रूल्स के रिगार्डिंग, उनको देख लेते हैं। अब जो ये रिसेंटली आईटी रूल्स आए हैं, है ना, उनके रिगार्डिंग कंसर्न्स। तो पहली बात तो कंसर्न्स क्या है? एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल की बात की जा रही है कि भाई एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, इतना ज्यादा टाइटनिंग कर रही है, और ये तो एक तरह से फ्रीडम को भी थोड़ा कर्टेल करना हो गया है ना। और कैन एक्ट एज ए इफेक्टिव टूल टू कर्ब गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म डिसेंट। तो मान लो फेसबुक पे कोई गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई डिसेंट क्रिएट कर रहा है, अब उसको हटवानी है उस पोस्ट को, तो उस तरह से भी इसको टूल के तौर पे यूज में लिया जा सकता है। तो ये भी कंसर्न आ रहा है। एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ग्रीवेंस ऑफिसर्स, ये सारी बात यहाँ पे आ गई है। लेकिन जरूरत क्यों पड़ी थी इस चीज की? नीड ऑफ आईटी रूल 2022, जो अमेंडमेंट आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स जो इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 से आए हैं, उनके अंदर एक्चुअली में क्यों जरूरत पड़ी इनको लाने की? तो उसके पीछे रीजन रहा, देखो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। फेलियर ऑफ द सेल्फ रेगुलेशन बाई सोशल मीडिया कंपनीज। सोशल मीडिया जो कंपनीज हैं वो खुद अपने आप को रेगुलेट कर नहीं पाई है, सेल्फ रेगुलेशन हो नहीं पाया है, तो फिर लाना ही पड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। लैक ऑफ रोबस्ट जो कंप्लेंट मैकेनिज्म है वो रोबस्ट नहीं है, और मालसियस पोस्ट स्प्रेडिंग हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, वही बात जो मैंने आपको बताई थी। और परसिस्टेंट रिस्क ऑफ फेक न्यूज बढ़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में इन सब चीजों को लाना जरूरी था। अब मुझे लगता है कि थोड़ा ही बचा है, बस केवल 5-7 मिनट का, उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो पॉलिटी वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑफ डेथ लॉ कन्विक्ट्स। तो ये साइकोलॉजिकल इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज वैसे है नहीं, लेकिन बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि रिट्रेट किया है, फोकस किया है कि जब किसी को कन्विक्ट को, जिसको डेथ पनिशमेंट देने जा रहे हो, तो उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट जरूरी है। और साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ कंडेम्डेड प्रिजनर्स बाय एक्सपर्ट डॉक्टर्स, कंडेम्ड प्रिजनर्स बाय एक्सपर्ट जो डॉक्टर्स हैं उनके थ्रू ये किया गया है। ठीक है, वैसे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं, थोड़ा सा देख लेना इसको आप लोग, है ना। इट हेल्थ दैट विल एड कोर्स टू गेम, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप लोग देख लेना इसको थोड़ा। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑफ द डेथ लॉ कन्विक्ट्स के बारे में अभी बात की गई है, पहली प्राइम लाइन में देख लेता हूँ एक बार। सिग्निफिकेंट ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? रिट्रेटेड द इंपोर्टेंस ऑफ कंडक्टिंग ए साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ कन्विक्ट्स हु हैव बीन अवॉर्डेड डेथ सेंटेंस। तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है भाई जो इंसान को डेथ सेंटेंस दिया गया है उसका साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन आप कीजिए, उसको चेक कीजिए, थोड़ा इवोल्यूशन कीजिए उसका ना। इसके बारे में बात चल रही है यहाँ पे थोड़ी सी, है ना। ठीक है, तो इसे क्या होगा कि इसे एक इंडिपेंडेंट फिजिकल एंड होलिस्टिक पिक्चर मिल पाएगी वगैरह वगैरह, ये बात की गई है। डेथ पेनल्टी के बारे में भी बताया गया है, और बताया गया है डेथ पेनल्टी जो होती है वो बहुत ही रेयर एंड रेयर केसेस में दी जाती है ना। और फिर उसके साथ क्या पावर है प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास, उसको पार्डन कर सकते हैं, रेमिट वगैरह, उन सभी की बात यहाँ पे की गई है ना। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन गिव पावर टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर रिस्पेक्टिव टू ग्रांट पार्डन एंड टू सस्पेंड, रेमिट एंड कम्यूट डेथ पेनल्टी इन द सर्टेन केसेस। और उसके रिगार्डिंग कुछ केसेस भी बता दिए गए हैं यहाँ पे। हम फाइनली देखते हैं जो हमारा टॉपिक है फाइनल, ग्रीवेंस रिडर्सल इंडेक्स, जीआरआई क्या है। तो अभी क्या हुआ है, उदय जो है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उदय जो है उसको उन्होंने टॉप किया है जीआरआई को फॉर सेकंड कंसेक्यूटिव मंथ। ग्रीवेंस रिडर्सल इंडेक्स जो है उदय का काफी अच्छा बताया जा रहा है। और उदय के बारे में बता रखा है कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है ये, और ये इसको आधार एक्ट 2016 की तरह बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ये आती है, प्लेन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ये। एंड फाइनली बताया गया है जीआरआई इज पब्लिश बाय द, और जो ग्रीवेंस रिडर्सल जो इंडेक्स है जिसको टॉप किया है सेकंड बार लगातार उदय ने, और जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है और जो कि आधार एक्ट 2016 के अंदर आती है, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू एडमिनिस्टर्ड होती है। जीआरआई के बारे में आप देख लेते हैं फाइनली। जीआरआई पब्लिश बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का जो डिपार्टमेंट एंड पब्लिक ग्रीवेंस एवरी मंथ, जो पूरा डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस एवरी मंथ, इसको रिलीज करता है।
इट रैंक्स मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट एंड द ऑटोनोमस बॉडीज को रैंक किया जाता है, इसमें उदय ही टॉप कर रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट पॉलिटी, एंड काफी कॉम्प्रिहेंसिवली हमने पॉलिटी को कवर कर लिया है। कल मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस रहेंगे। अब